हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स से वीडियो लाया हूं प्यारे बच्चों। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पड़ा? जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ऐसी हालत में रेट ऑफ रिएक्शन न कह करके एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कहा गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब कभी थोड़े समय में रिएक्शन हो, थोड़े समय में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो थोड़े समय में रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों के फार्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा का यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में डी का, स्मॉल डी का यूज करते हैं। फार्मूले सब वही हैं, कैलकुलेशन सब वही है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने बार बार ये बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट यूज होता है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन में कॉफिशिएंट का यूज नहीं होता है। आज के न्यूमेरिकल में ये मामला क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कई बार देखा गया, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन according to the law of mass action, the rate of reaction depends upon the molar concentration of reactants which keeps on decreasing with the passage of the time। तो एवरेज कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जो कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। व्हाइल दोज ऑफ द प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और एक तरफ प्यारे बच्चों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वहीं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसलिए द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो देखा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों कांस्टेंट रहेगा भाई? एक तरफ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, दूसरे सब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पूरे प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। एक पॉइंट, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। इसलिए इसको रेट ऑफ रिएक्शन ना कहकर इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा गया। जो टाइम इंटरवल है, टाइम इनिशियल और फाइनल टाइम का जो इंटरवल है, उसके दौरान एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से बताया गया। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वही ये आर इज चेंजिंग इनटू पी। आर माने रिएक्टेंट, पी माने प्रोडक्ट, है ना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, यानी आर माने रिएक्टेंट, माइनस लगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन अगर कॉफिशिएंट हो, देखिए यहाँ पर तो कॉफिशिएंट एक एक है, तो एक दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा और मैंने डिफाइन कर दिया है। दूसरा एग्जांपल, ए ऑफ ए है, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कन्वर्टिंग इनटू बी मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ए का कॉफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए। बी का कॉफिशिएंट क्या है? स्मॉल बी। यहाँ कॉफिशिएंट पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है प्यारे बच्चों, तो -1 अपॉन ए, यानी कॉफिशिएंट -1 अपॉन ए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन बी, यानी बी का कॉफिशिएंट डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी।
तो डी इस्तेमाल किया गया थोड़े रिएक्शन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, तो स्मॉल टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए। तो ये चाहे ये लगाएं डेल्टा, चाहे ये डेल्टा लगाएं। हाँ, डी लगता है जब थोड़े टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम में रिएक्शन होता है, तब डी लगाया जाता है। लेकिन देखिए कॉफिशिएंट का देखिए इन्वर्स है, दिख रहे ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो, कॉफिशिएंट का यूज होता है प्यारे बच्चों। यहाँ स्थिति साफ हो गई कि अगर कॉफिशिएंट है तो 1/a 1/b जो भी नंबर होगा, ए बी के जगह पर 2 3 4 5 6 व्हाट एवर मे बी देयर, तो दैट इज यूज्ड इन द रेट ऑफ रिएक्शन और इन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में यूज किया जाता है। ये रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का थोड़ा सा चेंज रूप है। बस प्रॉब्लम इतना यहीं पर है कि यह रिएक्शन बहुत ही स्मॉल टाइम में होता है, वेरी लिटिल टाइम में हो जाता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, rate of change of concentration, that is change of concentration per unit time of any one of the reactant or product at that particular instant of time। instant माने क्षण है, बहुत थोड़े क्षण में, थोड़े टाइम में। to express the instantaneous rate of reaction a small interval of time dt। देखिए मैंने बताया ना, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को हमें एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, तो टाइम को कैसे दिखाते हैं, डी टी। डी क्या है, डेल्टा, स्मॉल डी इस्तेमाल किया, टी फॉर टाइम। इज चूजन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज सपोज्ड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इन फैक्ट इंस्टेंटेनियस रेट इज एवरेज रेट ड्यूरिंग द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल इंटरवल ऑफ टाइम। डेल्टा टी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, वेरी लिटिल टाइम। सपोज द स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन इज dx। देखिए स्मॉल थोड़ा कंसंट्रेशन का चेंज होता है, इसको क्या दिखाते हैं, dx, डेल्टा x। ये थोड़ा, ये भी डेल्टा ही है। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगुलर डेल्टा है वो लार्ज चेंज की बात बताता है, लेकिन जो स्मॉल डी है वो स्मॉल चेंज की बात बताता है। इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt देन द रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज क्या है, dx/dt। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आर INS, INS माने इंस्टेंटेनियस, dx/dt। अब यहाँ पर जो अगर यही एवरेज होता ना तो डेल्टा x अपान, अगर एवरेज की बात होती तो हम क्या कर सकते, डेल्टा x अपान डेल्टा t कर देते, है ना। ये एवरेज के लिए है, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए इस डेल्टा के जगह पर, यह डेल्टा कब यूज होता है, जब लार्ज चेंज हो, लार्ज चेंज हो इन कंसंट्रेशन और ड्यूरिंग लार्ज टाइम, तब ये यूज किया जाता है। लेकिन dx है जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल कंसंट्रेशन स्मॉल टाइम में, वेरी लिटिल टाइम में कन्वर्ट चेंजिंग होता है रिएक्टेंट का इनटू प्रोडक्ट में। अच्छा, अब देखते हैं एक यहाँ पर दिया है R इज चेंजिंग इनटू P प्रोडक्ट में, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P प्रोडक्ट अपॉन dt, ये हो गया। अच्छा, अब इसको हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा, देखिए डेल्टा लिखा है, लेकिन ये तब ये यहाँ लगा देंगे कि टाइम इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो, यानी नॉट जीरो बट वेरी लिटिल टाइम। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, बट एज एट डेल्टा टी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो बट नॉट कंप्लीट जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, माने वेरी लिटिल टाइम, ये है। तो देखा जाए तो दोनों आप कैलकुलेशन में आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि R और P में कॉफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, A का कॉफिशिएंट स्मॉल a,
बी का काफिशिएंट स्मॉल बी, अब चेंज हो रहा है सी और डी में, तो सी का काफिशिएंट एक्स, डी का काफिशिएंट वाई। अब इसका रिएक्शन रेट देखिए, -1/a डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ये माइनस लग रहा है रिएक्टेंट का, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन घट रहा है। अब आ जाइए इक्वल टू +1/x डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू +1/y डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो आप देख रहे हैं इन सब इक्वेशन में क्या यूज हुआ है, कॉफिशिएंट। मैं इसको घेर दे रहा हूं, कॉफिशिएंट यूज हुआ है, और ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, बशर्ते यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस प्लस है ना। इस तरह से ये यूज हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि डेल्टा सिंबल इज यूज फॉर लार्जर चेंज फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वेयर स्मॉल डी इज यूज फॉर स्मॉल चेंज फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने बता दिया, पहले ही बताया, यहाँ लिख भी दिया हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम हो। लेकिन दोनों एक ही हैं, दोनों को आप अगर कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं कोई एक तो चलेगा प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जनरली स्मॉल डी ही यूज किया जाता है, जनरली स्मॉल डी ही यूज किया जाता है, स्मॉल डी वाला डेल्टा। अब हम न्यूमेरिकल से स्पष्ट करना चाहेंगे न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस यानी फॉर्मेशन में कॉफिशिएंट का यूज नहीं होता है। कॉफिशिएंट का यूज कहाँ हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट का यूज होता है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जैसे 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 react with 5 molecule of oxygen 5O2 and converts into 4 molecule of NO plus 6 molecule of water। आप देखने ये रिएक्शन है 4 NH3 plus 5O2 इज इक्वल टू 5 NO plus 6 O2। ठीक है ना। ये बात तो अभी ये केवल क्वेश्चन है, अभी कुछ और दिया जा रहा है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड। तो कैलकुलेट रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ NH3 एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। दो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है इसमें, बहुत बढ़िया। पहले सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आप कैसे लिखेंगे, ये है -1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। ठीक, फिर इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू कितना है, वाटर का कॉफिशिएंट कितना है, 6 है, +1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O वाटर अपॉन dt। लिख लिया ना। तो ये सब रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ NH3 कॉफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो कॉफिशिएंट क्या है NH3 का, 4 है। रेट ऑफ रिएक्शन NH3 का क्या है, ये है। ठीक है, तो 4 4 कट गया प्यारे बच्चों, ये ऐसे। और फिर ये चूँकि NO है, ये भी बराबर है, इसका अमोनिया का रेट NO के रेट के बराबर है, 1/4 इंटू 4 है, कॉफिशिएंट है ना फार्मूला। और ये कट गया तो क्या हुआ, ये। तो इसका मतलब होता है कि दोनों ये रख दिया तो कितना आया, NO का दिया है, NO का फॉर्मेशन कितना दिया है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया, तो ये आ गया
3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया। आप ऐसे लगा लेंगे। तो अब अगर देखा जाए कॉफिशिएंट को ढक लीजिए तो रेट ऑफ फार्मेशन है, कॉफिशिएंट को ढक लीजिए तो रेट ऑफ फार्मेशन है, यहाँ भी रेट ऑफ फार्मेशन है, कॉफिशिएंट को लगा दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, है ना। अच्छा, एक तो ये तरीका है। इसी क्वेश्चन को शार्ट में यहाँ लिख लीजिए, या देखिए आप यहाँ कॉफिशिएंट मत लगाओ, तो ये -d(NH3/dt) ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्लस इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO/dt। यहाँ कॉफिशिएंट यूज नहीं है, रेट ऑफ फार्मेशन हुआ, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों का कॉफिशिएंट 4 है ना प्यारे बच्चों, 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो गया। तो अब इसका रेट ऑफ फार्मेशन, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर हो गया, यानी आंसर आ गया क्या, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही बात आई है ना। तो यहाँ कॉफिशिएंट देखिए, NO का 4 है, 4 है, और NH3 का भी 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रेट ऑफ फार्मेशन NO का है वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस NH3 का हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे लास्ट में, रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ H2O, बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ, वही रिएक्शन रेट लिख दीजिए ना यहाँ पर, रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ H2O क्या होगा, डी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O/dt इक्वल टू कॉफिशिएंट इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो H2O का कॉफिशिएंट क्या है, वाटर का कॉफिशिएंट कितना है, 6 है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है NO का, 1/4 इंटू NO/dt। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये इतना मैं ढक लेता हूँ, है ना। ये पूरा क्या हो गया, ये हिस्सा जो दिख रहा है क्या है, ये रेट ऑफ फार्मेशन है ना। इसी में रेट ऑफ फार्मेशन आपको दिया है कितना, रेट ऑफ फार्मेशन कितना दिया, ये दिया है। और बाकी ये जो नंबर चल रहा है ये लगाए रखो, ठीक है। 6 × 1 = 6, 6/4 इंटू 3.6 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 0.9 हो जाएगा, 0.9 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 9 = 54, तो 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ H2O। तो एक्वस सॉल्यूशन में देखा जाए, एक्वस सॉल्यूशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर बिकॉज द चेंज इज वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल, दैट इज से फ्रॉम 55.5 मोल पर लीटर और 55.49 मोल पर लीटर होता है। यह है एक्वस रिएक्शन में। हालांकि आपका आंसर यहीं तक खत्म हो गया, ये हमने बताया है अलग से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्लियर हो गया कि रेट ऑफ फार्मेशन में कॉफिशिएंट का यूज नहीं होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट का यूज होता है। अब आपको रेट ऑफ फार्मेशन दिया है तो आप कॉफिशिएंट को छोड़ करके उसकी वैल्यू रख दीजिए। जैसे देखिए ये इतना क्या है, ये इतना क्या है, रेट ऑफ फार्मेशन है ना। तो रेट ऑफ फार्मेशन की वैल्यू 3.6 है, बाकी ये जो वैल्यू आ रहा है न्यूमेरिकल में, इसको आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है कैलकुलेशन का तरीका प्यारे बच्चों। और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो आज के ही डेट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।